ठीक है। तो कैलकुलस में नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। वैसे इस चैप्टर में 5 पार्ट्स हैं, लेकिन हमारे पीजीडीबी के हिसाब से 3 ही पार्ट इम्पोर्टेंट है। हम 3 ही पार्ट डिस्कस करेंगे, 2 पार्ट उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन कौन से पार्ट है? पहला आपका है टेंजेंट एंड नॉर्मल। दूसरा आपका पार्ट होता है आपका मोनोटोनिसिटी, मतलब इसमें इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तीसरा पार्ट होता है आपका एप्लीकेशन मैक्सिमा और मिनिमा। छोटे छोटे और 2 पार्ट हैं, एक होता है आपका रेट ऑफ चेंज और एक पार्ट होता है आपका रोल्स थ्योरम एंड एलएमवीटी। ये दोनों पार्ट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा। मेनली जो क्वेश्चन आता है पीजीडीबी में मोनोटोनिसिटी और मैक्सिमा से आता है, और टेंजेंट नॉर्मल से आ सकता है। तो मेनली हम 3 ही पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। 2D ज्योमेट्री में आई थिंक स्टार्ट हो गया है, वहाँ पे बताया भी गया था आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या होती है। तो बेसिक डेफिनेशन से मैं बोलूँ, कोई भी कर्व मैंने मान लिया है, यहाँ पे मैंने क्या बोल दिया, y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई भी कर्व। इस कर्व के ऊपर यदि कोई पॉइंट है आपका पी एक्स वन कोमा वाई वन, इस पॉइंट के ऊपर लाई करता है, तो एक लाइन जो उसको टच करते हुए निकलेगी, ये आपकी क्या उसकी टेंजेंट होती है। एंड उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी वो आपकी क्या होती है, नॉर्मल होगी। ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, चेक करनी है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट कहाँ पे लाई करती है। पॉइंट लाइज ऑन कर्व और नॉट। यदि कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो हम डायरेक्टली हम यूज करके आंसर निकाल देंगे टेंजेंट और नॉर्मल का। लेकिन कर्व के ऊपर नहीं लाई करेगा तो आपको देखना पड़ेगा उसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, इंटरनली या एक्सटर्नली। इसमें कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना है आपका। यदि मान लो आपके पास स्टैंडर्ड 2 डिग्री कर्व आ गया, तो उन कर्व्स की टेंजेंट एंड नॉर्मल की जो इक्वेशंस हैं वो फाइंड करनी है। उसके लिए हम लोग वो तो कंसेप्ट यूज करेंगे जो हम लोगों ने 2D ज्योमेट्री में पढ़े हैं। तो मतलब 2D ज्योमेट्री में जो कंसेप्ट पढ़े हैं वो डायरेक्टली यूज करेंगे। रिजल्ट्स एंड फॉर्मूला, उनको हम डायरेक्टली यूज करेंगे, क्योंकि वहां पे हम स्पेसिफिकली सारे कर्व के लिए हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और डायरेक्टली हम लिखते हैं कौन कौन से कर्व्स आते हैं इसमें। सर्किल्स, देन उसके बाद आपका क्या, पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। यदि इन कर्व में है तो इन सारे कर्व के लिए स्पेसिफिकली टॉपिक पढ़ा जाता है, स्पेसिफिकली टेंजेंट एंड नॉर्मल की। एंड उन पे जो केसेस होते हैं वो सारे के सारे हम लोग 2D ज्योमेट्री में यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि स्टैंडर्ड 2 डिग्री कर्व है या नहीं। स्टैंडर्ड 2 डिग्री कर्व है तो यहाँ पे इन चैप्टर्स में जो हम लोगों ने रिजल्ट पढ़े टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशंस होती है, वो हम लोग यूज करके डायरेक्टली आंसर देंगे। लेकिन इनके अलावा मान लो कोई ऐसे आ जाएगी आपकी कोई और इक्वेशन अपार्ट फ्रॉम 2 डिग्री, मतलब 3 डिग्री इक्वेशन होगी, 4 डिग्री इक्वेशन होगी, या फिर कोई ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें आपका क्या डायरेक्टली जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, तो उस केस में हम लोग इस चैप्टर में जो कंसेप्ट पढ़ेंगे वो यूज करेंगे। ठीक है। अब डिफरेंटेबिलिटी में ये चीज बताई जाती है कि किसी भी पॉइंट पे यदि कोई फंक्शन डिफरेंटेबल है तो उस केस में उस पॉइंट के ऊपर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगी। ये चीज हम लोग डिफरेंशिएशन में भी बता चुके हैं। एंड यहाँ पे हम लोग ये एज्यूम करके चलते हैं कि वो कर्व आपका क्या है, उस पॉइंट पे आपका क्या डिफरेंटेबल होगा। डिफरेंटेबल है मतलब ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा, मतलब टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है। तो टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है, देन उसके बाद टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकालना है वो सारी चीज इस टॉपिक पे आएगा।
ठीक है? तो इसमें आपके पास केसेस आते हैं सारी चीज़ों में। सबसे पहले मैं बताऊँ जनरल केस में मेरे को जब इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकालनी है, तो जब भी मुझे टेंजेंट एंड नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, मुझे 2 कंडीशंस की रिक्वायर्ड होती है। पहली चीज़ होती है आपका पॉइंट, किस पॉइंट पे टेंजेंट खींचनी है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ होती है आपके स्लोप एट दैट पॉइंट। पॉइंट या तो गिवन होगा, गिवन नहीं होगा तो हमको निकालना पड़ेगा। और यदि स्लोप है, स्लोप नहीं गिवन होती, स्लोप नहीं है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा, dy बाई डी एक्स से डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट पे वो आपकी क्या स्लोप निकालूंगा। तो ये दोनों चीज हो जाएगी, पॉइंट हो जाएगा, स्लोप एट दैट पॉइंट हो जाएगा। तो इस केस में मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बोल सकता हूँ। तो रिजल्ट है पहला आपका, इफ ए पॉइंट पी एक्स वन कॉमा वाई वन lies on curve, then equation of tangent at that point y minus y1 is equals to m x minus x1 पॉइंट फॉर्म में निकालूंगा, वेयर m इज इक्वल्स टू होती है dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट p x1 कॉमा y1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो दो लाइन परपेंडिकुलर की कंडीशन में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि m वन m2 माइनस वन होती है। तो नॉर्मल की इक्वेशन हो जाएगी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ऑफ वन अपॉन m इंटू एक्स माइनस एक्स। इन दो फॉर्मूले से मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालूंगा। अब यहाँ पे आपके क्या है, उसके कुछ स्पेशल केसेस आते हैं। जब मैं यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालू, तो उस केस में मेरे पास कई सिचुएशन आ जाती है। कई सिचुएशन कैसे आ जाती है, जैसे मैं मान लूँ आपका इफ m इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो उस केस में आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वो क्या जाएगी, y माइनस वाई वन इजिकल टू जीरो। इनडायरेक्टली ये जो होगी, इस केस में मैं क्या बोलूंगा, आपका हॉरिजॉन्टल टेंजेंट। मतलब ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट होगी। सेकंड में क्या करूं, इफ m इजिकल टू आपका क्या आता है, फाइनाइट आता है। तो फाइनाइट आता है, तो उस केस में मैं फॉर्मूले से टेंजेंट की इक्वेशन निकालता हूँ। तीसरा केस, m की वैल्यू आपको प्लस इन्फिनिटी या फिर माइनस इन्फिनिटी। तो जब कैलकुलेशन यूज करते हैं, तो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को मैं हमेशा वन अपॉन जीरो से मैं लूंगा। और उस केस में मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में निकालूंगा। तो यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी एक्स माइनस एक्स वन इजिकल टू जीरो। और ये केस होता है आपका वर्टिकल टेंजेंट का। या फिर इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। इन तीन केस के अलावा एक चौथा केस भी बन सकता है कई बार। वो क्या होता है, व्हेन डाउट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ dy बाई dx। यूजुअली क्या होगा, आपका क्या है, मोड आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स आ गया, या फिर फ्रैक्शनल फंक्शन आ गया, या फिर सिग्नम फंक्शन आ गया। तो मुझे इन केस में कई बार आपका क्या डाउट हो जाता है। तो ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा कि टेंजेंट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। चेक कैसे करेंगे, एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। और यदि लेफ्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एल एच डी एज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तब एफ डैश ए नेगेटिव इज इक्वल टू एफ डैश ए पॉजिटिव है या नहीं। यदि एफ डैश ए नेगेटिव इज इक्वल टू एफ एफ डैश ए पॉजिटिव है, तो मतलब आपके टेंजेंट एग्जिस्ट होगी। टेंजेंट एग्जिस्ट होगी, तो उस केस में जो ऊपर वाला फॉर्मूला पड़ा है उससे हम लोग टेंजेंट निकाल लेंगे। लेकिन यदि ऐसा आ गया, इफ एफ डैश ए नेगेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू एफ डैश ए पॉजिटिव, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है, मतलब आपका क्या है, फंक्शन इज नॉन डिफरेंटेबल एट दैट पॉइंट।
तो मैं इनडायरेक्टली मैं उस केस में बोल सकता हूँ नो टेंजेंट एग्जिस्ट। ये 4 केसेस बनते हैं मेरे पास। यूजुअली इस टाइप के केसेस कम पूछे जाएंगे, बाकी ऊपर वाले केसेस पूछे जाते हैं। ये कब होगी, जब आपके पास कर्व की इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का वो फंक्शन दे रखा है, तो उस केस में मैं ये सारी चीज प्रोसीजर करने वाला हूँ। कई बार आपका क्या एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा देता है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए क्या कर देता है, वो कर्व की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देता है, वो क्या देता है, पैरामीट्रिक इक्वेशन देता है। तो मैं क्या बोलूँगा इसका, नोट में स्पेशल केसेस ले लेता हूँ। इफ y is equals to f of t and x is equals to g of t is given, मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है इन पैरामीट्रिक फॉर्म। तो इस केस में मैं एट t इज इक्वल्स टू t1 पे मुझे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकालनी। तो इस केस में मैं क्या निकालूंगा, आपका dy बाई डी एक्स निकालूंगा, जो मैंने मेथड आपका डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन में। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी आपके, dy अपॉन डी टी डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी टी। देन उसके बाद t इज इक्वल्स टू t1 वाला पॉइंट पुट कर दूंगा, उससे मैं आपके क्या टेंजेंट की इक्वेशन निकाल दूंगा। लेकिन पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट के लिए क्या करूंगा, आपका x1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, f ऑफ g ऑफ t1 एंड y1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, f ऑफ t1। इन दोनों तरीके से मैं पॉइंट निकाल दूंगा, डिफरेंशिएशन वाले मेथड से मैं इसकी स्लोप निकाल दूंगा। उसके अलावा भी कुछ कुछ स्पेशल केसेस होते हैं। ये नॉट के अंदर पहला केस, नॉट के अंदर दूसरा केस। आपका यदि ऐसा दे रखा है, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। यदि ऐसा दे रखा है कि जो टेंजेंट है इक्वल इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस, लाइन इक्वल मेक्स इक्वल कोऑर्डिनेट ऑन एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो इंटरकोरेंट इंटरसेप्ट, तो उस केस में m की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, -1। इक्वल इंटरसेप्ट के केस मैंने बताया था आपको, स्ट्रेट लाइन में दो ही केस बनेंगे, या तो ये इस टाइप से बनेगी या फिर ये आपका इस टाइप की बनेगी। ये ए है तो ये ए है, ये बी है तो आपका क्या है। थर्ड केस इसमें बन सकता है, इफ ए लाइन मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट इन लेंथ ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब लेंथ में इक्वल इंटरसेप्ट बनाए, तो लेंथ में इक्वल इंटरसेप्ट मतलब ये दो केस हो जाएंगे, ये केस तो होगा ही, उसके अलावा ये केस भी हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या ए है, तो यहाँ पे आपका क्या माइनस ऑफ ए, लेकिन दोनों की लेंथ मोड ऑफ ए इक्वल्स टू मोड ऑफ माइनस ए, तो इस केस में एम की वैल्यू -1 तो होगी ही होगी, इस केस में एम की वैल्यू +1 भी हो जाएगी। मतलब एम की वैल्यू में दोनों कंडीशन में कंसिडर करूंगा, एम की वैल्यू +1। और इसी केस को एक स्पेशल केस बोल सकते हैं इस केस में, इन दिस केस line is equally inclined with coordinate axis। ये इसके एक स्पेशल केसेस आते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत होती है, कई बार स्टूडेंट क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं लैंग्वेज से। लैंग्वेज में कई बार घुमाने की कोशिश करता है एग्जामिनर, तो क्या बोलते हैं कि आपका क्या टेंजेंट एट पॉइंट पी। अब ये जरूरी नहीं टेंजेंट एट पॉइंट पी मतलब उस पॉइंट पे, या टेंजेंट एट पॉइंट पी पासेस थ्रू दिस पॉइंट। यदि ऐसा दे रखा है तो इसका मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि उस पॉइंट पे आपका क्या टेंजेंट होगी। उसने ये बोला है कि टेंजेंट उस पॉइंट से पास कर रही है, मतलब उस पॉइंट पे पास कर रही है, तो उस पॉइंट पे टेंजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, मतलब वो अलग केस हो सकती है। जैसे मैंने ऐसा बोल दिया कि इसी पॉइंट को मैं लिखवा देता हूँ। यदि ऐसा दे रही है, आपको एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है। यदि एग्जामिनर ने ऐसा बोला है, इफ ए लाइन
passes through point A। passes through दे रखा है उसने, इसका मतलब क्या हुआ, it does not means that tangent is drawn at point A। एक सेकंड रुको। ठीक है, आवाज आ रही? हाँ, ठीक है। यदि ऐसा दे रखा है, इफ लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए देन इट डज नॉट मीन दैट टेंजेंट इज ड्रॉन पॉइंट ए। मतलब इस केस में कुछ ऐसा केस भी हो सकता है, लेट्स अज्यूम करो कि ये पॉइंट ए है। अब यहाँ पे ये बोला कि लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी दूसरे पॉइंट पे टेंजेंट खींचती है और वो उस पॉइंट पे पास करे। तो ये केस जरूर कंसिडर करना है कि यदि ऐसा दे रखा है लाइन पासेस थ्रू पॉइंट ए, इट डज नॉट मीन्स ऑलवेज कि दैट टेंजेंट इज ड्रॉन पॉइंट ए। ऐसा केस भी हो सकता है, वो मुझे कर्व को स्केच करके ही मुझे देखना पड़ेगा कि क्या इस टाइप की पॉसिबिलिटी है या नहीं। एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है, ये सारी कंडीशन तब हम लोगों ने की है जब सारे पॉइंट्स आपके पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। लेकिन यदि आपका मैं बोलूं, इफ पॉइंट डज नॉट लाई ऑन कर्व, जैसे मान लो कोई सर्किल में बना दिया और सर्किल में यहाँ बना दिया, तो उस केस में मान लो पॉइंट उस कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, तो उसकी पोजीशन चेक करूंगा कि पॉइंट अंदर लाई कर रहा है बाहर लाई कर रहा है। अंदर लाई कर रहा है तो कर्व पे टेंजेंट नहीं खींच सकता है, पैराबोला लाइक तो बोल दिया। अंदर लाई कर रहा है तो टेंजेंट नहीं खींच सकती। लेकिन यदि पॉइंट बाहर लाई कर रहा है, तो बाहर लाई कर रहा है तो इस केस में दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये टेंजेंट हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। मतलब एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी कर्व पे मैं दो टेंजेंट खींच सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे एक टेंजेंट और एक ये टेंजेंट, तो दो टेंजेंट हो जाएगी। तो मुझे यहाँ पे दोनों की स्लोप निकालनी पड़ेगी। पॉइंट एक होगा लेकिन स्लोप दो हो जाएंगे। तो स्लोप निकालने की इस टाइप की क्वेश्चन आप लोग पैराबोला इलिप्स वहां पे भी करोगे, सर्किल्स में मैंने ऐसे क्वेश्चन करवाए भी हैं आप लोगों को कि पॉइंट यदि लाइज आउटसाइड है तो उस केस में टेंजेंट कैसे होगी। जनरल है, स्टैंडर्ड कर्व है, उस केस में आप डायरेक्टली कर सकते हो, लेकिन नॉन स्टैंडर्ड है उस केस में दिक्कत आएगी करने में। तो उस केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले इस लाइन की जो टेंजेंट है उसकी जनरल इक्वेशन निकाल देता हूँ। मतलब इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बोल देता हूँ, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू कोई पॉइंट मैंने बोल दी m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब ये बोलूंगा कि ये जो पॉइंट है अल्फा कोमा बीटा से पास करिए, चूंकि दिस पासेस अल्फा कोमा बीटा, तो अल्फा बीटा उसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब बीटा माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू अल्फा माइनस एक्स वन। अब यहाँ पे यदि कर्व है तो उसको क्या करना है, एक में एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूंगा, या तो वाई में कन्वर्ट कर लूंगा या फिर एक्स में कन्वर्ट कर लूंगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री कर्व है तो वाई में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, इनकेस वाई में करना है, या फिर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो वैल्यू आ जाएंगी, x1 और y1 की, और y में क्वाड्रेटिक है तो आ जाएंगी, और इसके दो रूट्स बन जाएंगे। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेटर से ये चीज कंसेप्ट समझ में आएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। ये सारे जो केसेस हैं, मैं एक बार सारे सारे क्वेश्चन केसेस के मैं एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तो ज्यादा बेटर आपको क्लियर होगा। ये पॉइंट मुझे पता है अभी भी उतना क्लियर नहीं है, इसको हम लोग बाद में जब क्वेश्चन आएगा तब ज्यादा क्लियर करेंगे। तो ये इस चैप्टर की बेसिक थ्योरी है, इतना ही इस चैप्टर में करना है, बाकी इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? क्लियर है तो डन बोलो, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े। सो गए हो गया सब लोग? ठीक है, चलो इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बेसिक क्वेश्चन से, फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे। जैसे बेसिक क्वेश्चन दे दिया आपको, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
टू कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x एट पॉइंट 1,6। अब इस पॉइंट पे मुझे टेंजेंट की कर्व, इस कर्व के ऊपर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट दिस पॉइंट। तो सबसे पहले चेक करूंगा ये पॉइंट की पोजीशन नोट करते हैं। तो भाई इसकी पोजीशन चेक करो। तो पोजीशन चेक करने के लिए मैं क्या रख देता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू रख देता हूँ। तो वाई की वैल्यू 6, एक्स का 1 प्लस 2 प्लस 3, मतलब ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेटिस्फाई कर रहे हैं इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, आपका पॉइंट लाइज ऑन कर्व। तो इस केस में मैं टेंजेंट की इक्वेशन बोल सकता हूँ y माइनस 6 y16 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1। बस मुझे यहाँ पे स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने के लिए इसको क्या कर देता हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्टिव डिफरेंशिएट कर दिया तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएट क्या जाएगा आपका 3x² प्लस 4x प्लस 3। अब मेरे को स्लोप निकालनी है तो बोलूँगा आपका dy बाई डी एक्स एट पॉइंट 1,6। एक्स की जगह रख दिया 1, तो 3 प्लस 4 प्लस 3, तो कितना जाएगा 10 हो जाएगा। तो उस केस में मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 6 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स माइनस 1, मतलब इनडायरेक्टली बोलूँ 10x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये आपकी क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ठीक है, ये तो आपका क्या है, बिल्कुल बेसिक सा समय। अब मैं इस पे क्वेश्चंस दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करो सारे सारे क्वेश्चंस। ये जनरल मैंने मेथड बता दी है। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन करो, आप फटाफट से करो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट द पॉइंट या फिर पॉइंट्स वेयर tangent makes equal intercept on coordinate axis। फटाफट से आंसर निकालो। आंसर है कितने टेंजेंट्स बनेंगे।
देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कर्व। अच्छा कर्व तो दिया ही नहीं मैंने, बिना कर्व। हेलो 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 हेलो, आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो आज? वही मैं सोच रहा पूछना चाहिए था ना, मैं कर्व दिया ही नहीं, बिना कर्व ऊपर के निकलो। ऊपर वाला कर्व मान के कर रहे थे। नहीं नहीं, ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाला नहीं। चलो ठीक है, कोई नहीं, मैं बता देता हूँ। अब उसने क्या बोला, ये कर्व है, उसने क्या बोला, एट द पॉइंट वेयर टेंजेंट मेट इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। अब मुझे नहीं पता पॉइंट क्या है, तो मैं बोल देता हूँ लेट पॉइंट पी x1, y1 है। तो उस केस में मैं स्लोप निकालूंगा, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मैं बोलूंगा आपका 2x-1। अब तो मैं बोल सकता हूँ स्लोप एम की वैल्यू क्या जाएगी आपकी, डी वाई बाई डी एक्स, मतलब आपका क्या है, ये पॉइंट x1, y1। तो इनडायरेक्टली आपका क्या है, 2x1-1, उसकी वैल्यू क्या जाएगी, -1। तो इनडायरेक्टली क्या जाएगा, x1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। x1 की वैल्यू 0, उसके रिस्पेक्टिव y1 की वैल्यू क्या, आपका ये पॉइंट उसके ऊपर लाई करेगा। तो 0 - 0 + 5, मतलब इनडायरेक्टली पॉइंट हो जाएगा 0,5। तो मैं बोल सकता हूँ उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y-5 इजिकल्स टू, स्लोप दे रखी है -1 × x-0, मतलब x + y इजिकल्स टू 5। कुछ नहीं करना था, बहुत ही आसान था, कर दिया नहीं था बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y इज इक्वल टू x³ - 9/2 इंटू x² प्लस 6x प्लस 5 एट द पॉइंट, या पॉइंट्स भी हो सकते हैं, वेयर टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। ये वाला तो आप निकालो, इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। आंसर है, कितनी टेंजेंट्स आ रही है? चलो दो आएगा। दो आ रही है, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है। क्यूबिक इक्वेशन यूजुअली कुछ इस पैटर्न की बनती है, तो दो पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे आपके क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो सकती है, तो निकालना पड़ेगा। तो टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब एम की वैल्यू क्या जाएगी, 0। तो डी वाई बाई डी एक्स निकालूंगा, 3x² - 9x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 कर दिया, 3 कॉमन ले लिया, x² - 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x-1 इंटू x-2 इजिकल्स टू 0, मतलब x इजिकल्स टू 1 पॉइंट पे और x इजिकल्स टू 2 पॉइंट पे। तो 1 है एक पॉइंट और एक 2 पॉइंट है, उन दोनों पे मेरे को y की वैल्यू निकालनी दो। तो y की वैल्यू कर्व से निकलेगी, y इजिकल्स टू x³ - 9/2 x² प्लस 6x प्लस 5। तो मैं क्या बोलूँगा, एट x इजिकल्स टू 1 पे y की वैल्यू क्या जाएगी, 1 - 9/2 प्लस 6 प्लस 5। तो इस केस में क्या जाएगी, 11 + 12 12, 24 - 9 13/2,
और तो पहला पॉइंट क्या जाएगा आपका 1,13/2, और दूसरा क्या आ जाएगा आपका x इजिकल्स टू आपका क्या है 2, 2 पे आपकी क्या जाएगी y की वैल्यू क्या जाएगी 8 माइनस 9/2 इंटू 4, तो 18 प्लस 12 प्लस 5, तो ये 20 प्लस 5 25 माइनस 18 मतलब 7, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा 2,7। तो इस केस में इक्वेशन में होता है टेंजेंट पैरेलल टू एक्सिस है तो y माइनस वाई वन इजिकल्स टू जीरो, ये इक्वेशन होती है, तो मतलब y माइनस 13/2 इजिकल्स टू जीरो, जब इनडायरेक्टली 2y माइनस 13 इजिकल्स टू जीरो, ये पहली टेंजेंट हो जाएगी, और दूसरी क्या जाएगी y माइनस 7 इजिकल्स टू जीरो। आई होप सबका आंसर आगे होगा ये। ठीक है, ये वाले तो जितने भी क्वेश्चंस किए थे अभी तक जो किए हैं सारे सारे आपके क्या स्टैंडर्ड पोलिनोमियल कर्व है। अब मान लो डिफरेंट टाइप के कर्व्स देना स्टार्ट करता हूँ आपका। जैसे मान लो क्वेश्चन ये दे दिया, चेक करना, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 1 एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड वाई एक्सिस। फटाफट से निकालो क्या टेंजेंट होगा यदि एग्जिस्ट करेगी तो। कोई आंसर? कोई आंसर? अब देखो यहाँ पे क्या आपका एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर एंड वाई एक्सिस, मतलब कर और वाई एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब उस केस पे एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा तो उस केस में वाई की वैल्यू मैं निकालूंगा। इसके लिए मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ आपका। सबसे पहले पॉइंट निकालूंगा, तो पॉइंट निकालने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूँ, एक्स की वैल्यू रख दी 0, तो क्या जाएगा ये आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब की रख दी 0, तो 0 प्लस वाई क्यूब प्लस कॉस 0 इज इक्वल टू 1, तो वाई क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 1, मतलब वाई भी 0 हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्टली वो पॉइंट क्या होगा आपका ओरिजिन हो जाएगा। पॉइंट ओरिजिन है तो पॉइंट आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने के लिए इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दूं, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट हो गया 3x², वाई क्यूब का डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका 3y² इंटू dy/dx। कॉस है, कॉस का डिफरेंशिएट हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई, फिर एक्स इंटू वाई का इनडायरेक्टली मैं क्या बोलूंगा एक्स dy/dx प्लस वाई इंटू 1, और 1 का क्या जाएगा 0। अब dy/dx की टर्म से लूंगा तो dy/dx की एक तो ये टर्म्स आ जाएगी, एक ये आ जाएगी, तो dy/dx कॉमन ले लिया तो क्या जाएगा आपका 3y² माइनस एक्स इंटू साइन ऑफ एक्स वाई, और बाकी सारी टर्म्स में उधर ले जाऊंगा तो क्या आ जाएगी बाकी सारी टर्म्स साइन ऑफ एक्स वाई इंटू वाई, मतलब वाई साइन एक्स वाई माइनस 3x²। तो इससे मैं निकालूंगा dy/dx, इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई साइन ऑफ एक्स वाई माइनस 3x² अपॉन 3y² माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई। अब मुझे इस पॉइंट पे स्लोप निकालनी है, मतलब m की वैल्यू क्या निकालूंगा,
तो क्या जाएगा dy बाई डी एक्स एट एक्स कोमा जीरो जीरो कोमा जीरो, तो वैल्यू रखूंगा तो 0 - 0 अपॉन 0 0 मतलब 0/0 फॉर्म आ रही है। 0/0 फॉर्म आ रही है मतलब इस केस में मुझे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। मतलब देखिए लिमिटिंग चेक करनी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, मुझे मतलब डाउट हो गया यहाँ पे। तो इसके लिए मैं क्या करूँ, dy बाई डी एक्स एट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो वाई साइन एक्स वाई -3x² अपॉन 3y² माइनस एक्स साइन एक्स वाई। और ये क्या बन गई 0/0 फॉर्म। 0/0 फॉर्म में बनती है, याद है उस केस में क्या करते हैं हम लोग लिमिट में एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। एल हॉस्पिटल रूल लगाऊंगा। इसके बाद भी मैं देखूंगा तो इस केस में क्या जाएगी dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी, वो क्या जाएगी, कोई भी एक फाइनाइट वैल्यू लेंगे। मतलब यहाँ पे आपका क्या है, जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, क्योंकि लिमिट मैंने अभी पढ़ा ही नहीं है। जब मैं लिमिट पढ़ाऊंगा तो इस केस में आप लोग अच्छे से कर लोगे कि कैसे करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे बस डायरेक्टली बस ये बताने के लिए कि ये करूँगा कि यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही मतलब वो आपका क्या है, डिफरेंटेबल नहीं है। डिफरेंटेबल नहीं है मतलब यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, नो सच टेंजेंट पॉसिबल। ये यहाँ पे आता है। अब सेम इसी पैटर्न का इक्वेशन और देता हूँ जहाँ पे टेंजेंट भी पॉसिबल हो सकती है dy बाई डी एक्स वाली। तो हर वैरायटी के इक्वेशन दे जाएंगे और आपको डिफरेंस भी पता चल जाएगी क्या करना होता है। तो एक और क्वेश्चन कर देता हूँ इसी पैटर्न का जिससे आपको और ज्यादा क्लियरिटी हो। ये बेसिक डिफरेंस बेसिक लिमिट का क्वेश्चन होगा तो कर सकते हो। ऊपर वाले में लिमिट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो काफी लेंथी बन रहा था, सिर्फ मेरे को बस कंसेप्ट सिखाना था आपका। तो यहाँ पे कैसे दे रखा है क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y is equals to x की पावर 1/3 into 1 minus cos x at point where it intersect y axis। उस पॉइंट पे आपको क्या टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ये आप निकालो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो फटाफट। काफी टाइम ले लिया, कोई आंसर? क्या करूंगा, सबसे पहले पॉइंट निकालूंगा। तो y एक्सिस पे इंटरसेक्ट करती है मतलब उस केस में x की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 0। एक्स इजिकल्स टू जीरो पे, एट एक्स इजिकल्स टू जीरो पे y की वैल्यू रखूंगा तो y की वैल्यू कितना आएगी 0। मतलब पॉइंट क्या जाएगा अगेन 0,0 जाएगा। अब उस केस में मेरे को स्लोप निकालनी है तो मैं क्या कर दूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब dy बाई डी एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन है, यूवी रूल लगा दिया तो x की पावर 1/3 एच इट इज
और 1 माइनस cos x का क्या जाएगा आपका 0 माइनस माइनस प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस cos x और x की पावर 1/3 का डिफरेंशिएट 1/3 x की पावर -2/3। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो एलसीएम क्या ले लूंगा 3x की पावर 2/3 और ये क्या बन जाएगा 3x साइन एक्स प्लस 1 माइनस cos x। अब यहाँ पे निकालूंगा m निकालूंगा तो dy/dx एट पॉइंट 0,0 रखूंगा तो वैल्यू क्या जाएगी 0 प्लस 1 माइनस 1/0 अगेन 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ गई तो उस केस में आपको क्या लिमिट निकालने के लिए एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। तो लगा दिया आपने एल हॉस्पिटल। वैसे और भी बहुत सारे मेथड्स बनेंगे लिमिट में, लेकिन एल हॉस्पिटल रूल आपको आता है इसलिए मैं एल हॉस्पिटल ही मैं बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ m की वैल्यू क्या जाएगी आपकी लिमिट x अप्रोचेज टू 0 और 3x माइ साइन एक्स प्लस 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 3x की पावर 2/3। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 0/0 फॉर्म है तो एल स्क्वायर लगाऊंगा तो ऊपर और नीचे का दोनों की तरफ डिफरेंशिएशन मतलब लिमिट x अप्रोचेज टू 0 3x एज इट इज साइन एक्स का डिफरेंशिएट आपका क्या है cos x प्लस 3 साइन एक्स एज इट इज और x का क्या जाएगा आपका 1 प्लस 1 का क्या जाएगा 0 cos x का जाएगा प्लस साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 3 इंटू 2/3 एक्स की पावर -1/3 बन जाएगा। अब ये सारी पॉइंट रखूंगा ऊपर तो ये पार्ट बन जाएगा आपका 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो लिमिट x अप्रोचेज टू 0 एक्स की पावर 1/3 इंटू 3x cos x प्लस 3 साइन एक्स प्लस साइन एक्स मतलब 4 sin x देखो डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो मैं यहाँ पे लिमिट रखूंगा तो क्या जाएगा आपका 0 मतलब m की वैल्यू क्या जाएगी 0 तो उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 0 इजिकल्स टू 0 इंटू एक्स माइनस 0 मतलब y इजिकल्स टू 0। मतलब इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ आपका x एक्सेस ही उस कर्व की आपकी क्या होगी टेंजेंट होगी। क्या किसी स्टूडेंट का आंसर था ये? गुड प्रिंस, वेरी गुड देवरंगा, वेरी गुड रोशनी। ठीक है, सारे पैटर्न ले ही रहे हैं तो नेक्स्ट पैटर्न भी करो। क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वाले भी एक ले लेता हूँ जैसे फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व वाई क्यूब माइनस 6y² प्लस 12y माइनस 7 इजिकल्स टू एक्स एट पॉइंट 1,2। निकालो फिर आपका आंसर। So point is 1,2 or 1,7. 1,2। फिर आंसर सर x इज इक्वल टू 1। एक्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, वर्टिकल टेंजेंट आ गई होगी। हाँ सर। पॉइंट दे रखा है बस स्लोप निकालने के लिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
तो क्या कर सकता हूँ, आपका 3y² माइनस 12y प्लस 12 इज इक्वल टू 1 इंटू, उल्टा हो गया, 3y² इंटू dy/dx माइनस 6 इंटू 2 12y इंटू dy/dx प्लस 12 इंटू dy/dx माइनस 0 इज इक्वल टू 1। तो इन तीनों टर्म से मैं क्या करूँ, dy/dx कॉमन ले, तो dy/dx की वैल्यू क्या जाएगी, 1/3y² माइनस 12y प्लस 12। अब मुझे निकालनी है dy/dx, मतलब n की वैल्यू, तो dy/dx एट पॉइंट 1,2, तो इसकी वैल्यू रख देता हूँ, x है नहीं तो y की वैल्यू रख दूँ, तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर, आपका 3 को स्क्वायर 4 मतलब 4 माइनस 24 प्लस 12। तो इनडायरेक्टली 1/0 हो गया, 1/0 मतलब प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब प्लस इन्फिनिटी इनडायरेक्टली इसका मतलब हो गया आपका वर्टिकल टेंजेंट। और वर्टिकल टेंजेंट की इक्वेशन होती है x माइनस x1 इज टू 0, मतलब इस पॉइंट से पास कर रहे तो x माइनस 1 इज टू 0। ठीक है, ये सारे केसेस ले लीजिए जो पॉसिबिलिटीज मैंने बताई थी। अब एक पैरामेट्रिक वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एट पॉइंट एट थीटा इज इक्वल्स टू π/2 एट थीटा इज इक्वल्स टू π/4 बोल देता हूँ, टू द कर्व whose parametric equation is given by x is equals to a into 1 plus sine theta and y is equals to a into 1 plus cos theta। निकालो। कोई आंसर कब टाइम मिले? X equal to y. शायद गड़बड़ है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या करूं, थीटा की वैल्यू रखते तो π/4, तो x की वैल्यू क्या जाएगी, a इंटू 1 प्लस साइन π/4। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, a इंटू 1 प्लस 1/√2। तो x इज इक्वल टू आपका a इंटू √2 प्लस 1/√2। सिमिलरली y भी आपका क्या है, a इंटू √2 प्लस 1/√2 बन जाएगा। मतलब ये पॉइंट हो जाएगा आपका a इंटू √2 प्लस 1/√2 और a इंटू √2 प्लस 1/√2। दूसरी चीज मुझे क्या करनी है, फिर स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने के लिए बोल सकता हूँ dy/dx
की वैल्यू क्या जाएगी, dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन डी थीटा। तो इसकी वैल्यू मैं बोलूंगा तो a एज इट इज 1 का क्या जाए 0, cos थीटा का वैल्यू क्या है माइनस साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 का 0 और साइन थीटा का मतलब cos थीटा। a से आपका a कैंसिल और ये बन जाएगा माइनस ऑफ टेन थीटा। और m की वैल्यू मैं बोलूंगा आपका dy बाई डी थीटा एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4। तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस टेन पाई बाई 4। इनडायरेक्टली इसकी वैल्यू क्या जाएगी माइनस 1। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस a इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस a इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2। तो इसको इधर ले जाऊंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू ये बन जाएगा a इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2 प्लस a इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2। तो इनडायरेक्टली बोल सकता हूँ 2a इंटू √2 प्लस 1 अपॉन √2। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x प्लस वाई इज इक्वल टू √2a इंटू √2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई करूंगा और x प्लस वाई की वैल्यू क्या जाएगी 2a प्लस √2a। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर। क्या किसी स्टूडेंट का था आंसर? हैंड रेज करना। गुड, वेरी गुड रेविश, वेरी गुड रोशनी, गुड। ठीक है, ये बेसिक है। अब एक आध एक्सपोनेंशियल लोगरिथम का भी करवा देता हूँ। क्वेश्चन है आपका फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व एट पॉइंट टू कर्व y इक्वल्स टू b इंटू ए की पावर माइनस एक्स बाई एट पॉइंट वेयर इट इंटरसेक्ट y एक्सिस। उस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन निकालो जहां पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट करते हैं। कोई आंसर कब टाइम ले लिया? x by a plus y by b is equals to 1. x बाई ए प्लस वाई बाई इक्वल्स टू 1। शायद थोड़ा गड़बड़ है, एक बार चेक कर लेते हैं। वो पॉइंट निकालना है, x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है मतलब आपका y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है मतलब x की वैल्यू 0, तो x की इक्वल्स टू 0 के रेस्पेक्टिव y की वैल्यू b इंटू e की पावर माइनस 0 मतलब इनडायरेक्टली y इक्वल्स टू b। तो पॉइंट आ जाएगा आपका 0 कॉमा आपका क्या हो जाएगा आपका b। तो उस केस में मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में निकाल सकता हूँ y माइनस बी इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस 0। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस बी। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ b निकालना है तो m निकालना है, तो m के लिए क्या कर दूँ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या जाएगी b इंटू
ए की पावर माइनस एक्स बाई ए का मतलब ए की पावर माइनस एक्स बाई ए इंटू माइनस ऑफ 1 अपॉन ए। तो इसकी वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा, माइनस बी अपॉन ए इंटू ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए। तो m की वैल्यू क्या जाएगी, तो m की वैल्यू मैं बोलूंगा डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो बोल सकता हूँ माइनस बी बाई ए इंटू ई की पावर माइनस 0 मतलब माइनस बी बाई। स्लोप आ गई, बाकी सही चीज आ गई, तो इक्वेशन निकाल देता हूँ। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगा आपका बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी। क्या यही था क्या आंसर आप लोगों का सबका? Yes, हाँ sir. सर। अच्छा ये बताओ, न्यूटन लेबनिज थ्योरम पढ़ी है, ये याद है न्यूटन लेबनिज थ्योरम? न्यूटन लेबनिज थ्योरम वैसे हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो आप कहो तो मैं इसके क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन में करा दूं, या फिर एक आइडिया देके अभी एक क्वेश्चन करा दूं टेंजेंट का? क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ करना है अभी करना है? चलो मैं आइडिया देता हूँ, न्यूटन लेबनिज थ्योरम क्या बोलती है, न्यूटन लेबनिज थ्योरम की हेल्प से हम लोग डिफरेंशिएशन ऑफ इंटीग्रल निकाल सकते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल का हम लोग जिसमें लिमिट्स दे रखी हैं उसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, यदि ऐसे दे रखा, मान लो यदि एफ एक्स दे रखा है और ए एक्स से लेके बी एक्स, और यहाँ पे दे दिया जी टी इंटू डी टी। अब ये एक डेफिनेट इंटीग्रेशन है जिसकी लिमिट आपके क्या है, एक से लेके बी एक्स है, और उसके इंटीग्रेशन का मुझे डिफरेंशिएशन करना है। तो इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, न्यूटन लेबनिज थ्योरम की हेल्प से मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूँ इसका। अभी बस मैं फॉर्मूला बताया तो कैसे करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट मतलब बी डैश एक्स, मतलब ये क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट मतलब ए डैश एक्स इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट। तो मैं इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, ये चीज आपका डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट। पीजीडीबी में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है न्यूटन लेबनिज थ्योरम का, माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट इनटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट। ये बस न्यूटन लेबनिज थ्योरम है, इतना ही स्टेटमेंट आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ उसका भी। क्वेश्चन दे दिया, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू कर्व y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 + t² एट एक्स इक्वल्स टू। निकालो आंसर।
कोई आंसर? काफी टाइम ले लिया आप लोगों ने। चलो मैं करता हूँ। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। तो पॉइंट फाइंड करने के लिए एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे, तो y की वैल्यू क्या रखूं, इंटीग्रेशन 1 से लेके 1 dt अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखो ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, और किसी कंटिन्यूस फंक्शन का a से लेके a तक जो इंटीग्रेशन होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब उसकी वैल्यू क्या आती है आपकी 0। मतलब इनडायरेक्टली पॉइंट हो जाएगा, p की वैल्यू हो जाएगी 1,0। तो पॉइंट आ गया, अब मुझे बस उसकी स्लोप निकालनी है। तो स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर दूँ। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट मतलब 3x² इंटू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट अपर लिमिट, मतलब 1 अपॉन 1 प्लस टी की जगह रख दिया आपका x² की होल, एक्स क्यूब की होल स्क्वायर, माइनस डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, x² का डेरिवेटिव लोअर लिमिट का डेरिवेटिव 2x, और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट लोअर लिमिट मतलब 1 प्लस x² का होल स्क्वायर। अब मुझे ये निकालना है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू क्या जाएगी 3 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन रूट 1 प्लस 1। तो ये जो वैल्यू हो जाएगी क्या जाएगी 3 अपॉन रूट 2 माइनस 2 अपॉन रूट 2, तो 1 अपॉन रूट 2, ये स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। तो उस केस में इक्वेशन बोल सकते हो, इक्वेशन टेंजेंट हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 x माइनस 1। तो इक्वेशन बोल सकता हूँ x माइनस रूट 2 y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। किसी का था आंसर? हैंड रेज करो। गुड, वेरी गुड रोशन, नाइस। सर नॉर्मल का इक्वेशन सर पूछा था। नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए था ना। ओके 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 ओके, टेंजेंट है ना, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नॉर्मल निकाल लो। तो नॉर्मल के लिए क्या आपका m नॉर्मल की वैल्यू क्या जाएगी माइनस रूट 2, m नॉर्मल की वैल्यू माइनस रूट 2, तो क्या जाएगी आपकी y इज इक्वल टू माइनस रूट 2 x माइनस 1। तो रूट 2 एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 2। ठीक है, काफी लोगों का होगा, हैंड रेस कर दो एक बार। गुड गिरीश, वेरी गुड देवरंगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे पैटर्न के मैंने क्वेश्चंस करवा दिए हैं, ऑलमोस्ट सारे पैटर्न क्वेश्चन करा दिए हैं। तो ये अपने के आपके टेंजेंट एंड नॉर्मल के आपके जितने भी बेसिक टाइप मैंने जो बताए थे, 4 टाइप मैंने बताए थे, फिर वेरियस टाइप के जितने भी कर्व्स ले लिए, उसमें भी केसेस ले लिए, लिमिट एग्जिस्ट वाले ले लिए, लिमिट नॉट एग्जिस्ट वाले ले लिए, देन उसके बाद न्यूटन एवरेज ले लिए, सारे टाइप के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल निकाल लेते हैं। इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, इनसे ज्यादा आपको क्या नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं। मान लो पॉइंट आउटसाइड। अच्छा, पॉइंट आउटसाइड से पहले एक छोटी सी चीज और बताता हूँ मैं, एक बार लॉजिक वाला कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, ये मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग को स्ट्राइक हो पाता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू कर्व। जनरली हर बार स्टूडेंट आंसर गलत देते हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम लोगों में से कुछ स्टूडेंट आंसर सही देंगे। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स टू द कर्व f1x, पहला कर्व है आपका x² माइनस एक्स प्लस 1, एंड f2x दूसरा कर्व है, उसकी वैल्यू क्या जाएगी x³ माइनस x² माइनस 2x प्लस 1। हाँ, 2 कर्व है, उनकी कितनी पैरेलल टेंजेंट हो सकती है ये निकालना है आपको। पॉइंट नहीं दे रखा आपको, सिर्फ और सिर्फ ये निकालना है 2 कर्व पैरेलल टेंजेंट। अब 2 कर्व की पैरेलल टेंजेंट कब होती है, पैरेलल टेंजेंट्स कब हो सकती है, जब दोनों की स्लोप्स क्या होगी, सेम होगी। आंसर दो।
ठीक है। रोशनी, आप कौन से कॉलेज से हो पास आउट? Actually, I'm from Chennai, so SSM College of Engineering. ओके ओके, ठीक। ठीक है, यूजुअली सब स्टूडेंट आंसर देते हैं 2, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2 पहले टेंजेंट्स आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। रीजन मैं बताता हूँ, स्टूडेंट का आंसर 2 क्यों आया है, उसके पीछे भी रीजन है। पहला टेंजेंट है, मतलब दोनों की स्लोप सेम होगी, मतलब m1 इजिकल्स टू m2। इसका डिफरेंशिएट करूंगा, m1 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी dy बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू मैं बोलूंगा आपका 2x माइनस 1, और m2 निकालूंगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2। अब टेंजेंट निकालने के लिए उसके ऊपर पॉइंट लेना पड़ेगा, तो इस कर्व के ऊपर, पहले कर्व के ऊपर पॉइंट मैंने ले लिया आपका x1 y1, तो m1 की वैल्यू क्या जाएगी 2x1 माइनस 1, और दूसरा कर्व है उसके ऊपर दूसरा कोई पॉइंट होगा, ऐसा तो है नहीं कि ये पॉइंट उस कर्व के ऊपर लाई करेगा, तो इसके ऊपर मैंने कोई पॉइंट ले लिया x2 y2, तो इस केस में m2 की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 3x2 का स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2। अब मैं m1 इजिकल्स टू m2 करूंगा तो 2x1 माइनस 1 इजिकल्स टू 3x2 का होल स्क्वायर माइनस 2x2 माइनस 2। अब यहाँ पे x1 एंड x2 की बहुत सारी वैल्यूज हैं जो उसको सेटिस्फाई करेगी। आप हिडन ट्रायल से भी करोगे, x2 की वैल्यू 0 रखोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग x2 की वैल्यू 1 रखोगे, x1 की वैल्यू कुछ और आएगी, x2 की वैल्यू 3 रखोगे, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ और आएगी। मतलब x1 एंड x2 की वैल्यू इनफाइनाइट वैल्यूज पेयर्स है, पॉसिबल है। तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूँ, इनफाइनाइट पैरेलल टेंजेंट्स होगी। अब ये कैसे हुआ ये भी मैं बताता हूँ। जैसे ये आपका कर्व है, ये एक पैराबोला है, तो इस कर्व की इक्वेशन ऐसी है। दूसरा कर्व ये क्यूबिक इक्वेशन है, ये दूसरा कर्व ऐसा आ सकता है, ऐसा कर्व होगा, क्यूबिक इक्वेशन का कर्व कुछ इस पैटर्न का होगा। अब इन दोनों पे पैरेलल टेंजेंट, अब मान लो ये पॉइंट ऐसा होगा, यहाँ पे एक टेंजेंट है तो यहाँ पे एक टेंजेंट हो सकती है। मान लो पॉइंट यहाँ पे होगा तो ये टेक हो सकती है, ये हो सकती है। पॉइंट यहाँ हुआ तो ये पैरेलल और ये पैरेलल हो सकती है। पॉइंट ऐसे यहाँ पे हुआ, ये पैरेलल टेंजेंट, और यहाँ पे भी ऐसे हो सकती है, यहाँ पे हो सकती है। तो मतलब बहुत सारी पैरेलल टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है दो कर्व की, क्योंकि दोनों कर्व आपके क्या डिफरेंट है। ठीक है, हो सकता है सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिले तो उस केस में कुछ पॉइंट्स जरूर सेम मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका क्या है बाकी पॉसिबल नहीं हो सकती। तो इनफाइनाइट पैरेलल टेंजेंट इसका आंसर है। ये किसी का स्ट्राइक पर था या किसी ने आंसर सोचा था ऐसा? ठीक, More than 2 तो था, infinite नहीं था। मोर देन 2 था, ठीक है, कोई इशू नहीं। तो वैसे भी देखो ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मोर देन 2 सॉल्यूशन हो रहे हैं ना, मतलब वो एक आइडेंटिटी बन रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैंने बताया था ये कंसेप्ट आपको, तो उस केस में आपको जाना चाहिए था उसमें, कोई इशू नहीं। चलो अब मैंने दो कंसेप्ट और बताए थे, छोटे छोटे कंसेप्ट, कि किसी पॉइंट से यदि टेंजेंट पास कर रही है, इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि इस पॉइंट पे टेंजेंट हो, वो कई और पॉइंट पे भी हो सकती है। और एक और था एक्सटर्नल पॉइंट वाले टेंजेंट पे, तो वो दोनों केस बताए थे, वो दोनों इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, तो उन दोनों केसेस पे भी मैं एक एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, लेट टेंजेंट टू कर्व y is equals to x cube passes through point 1 comma 1, then find equation of all 10 possible tangents. आप ट्राई करोगे या मैं बताऊं डायरेक्ट? देखो मैं बताया तो इसमें ये कर्व है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का कर्व आई थिंक सबको आता ही है।
x इक्वल्स टू 0 पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है इस केस में। इसके कोई एक पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो 1,1 पे पास कर रही है। अब आपको नहीं पता कि 1,1 पे टेंजेंट है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिजल्ट बता दिया है कि 1,1 पे टेंजेंट पास हो रही है। इसका मतलब वो उस पॉइंट पे टेंजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन जनरल केस में ये लिखें, यदि इफ द टेंजेंट passes through point 1,1 it does not mean tangent is drawn at point 1,1। तो मैं ऐसे केस में मैं अज्यूम करूंगा कि इस किसी पॉइंट, ये पॉइंट है p x1, y1, इसके ऊपर टेंजेंट खींची है, और ये कोई दूसरा पॉइंट है आपका 1,1, इससे आपका क्या पास हो रही है। तो इससे रिलेट करके मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, यहाँ पे 1,1 पे टेंजेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। वो इक्वेशन बताएगी कि टेंजेंट है या नहीं है। यदि इक्वेशन से पता चल जाए कि टेंजेंट है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ 1,1 पे भी टेंजेंट है। इनकेस नहीं है तो वो डायरेक्टली पास कर दिया, मैं इस तरीके से भी बता सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, उस टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है जो पॉइंट आपका क्या है 1,1 से पास करता है। तो लेट्स अज्यूम करो पॉइंट मैंने क्या मान लिया x1, y1। तो मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू पॉइंट x1, y1। तो जनरल केस ले लूँ y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। तो m के लिए निकालूं तो dy बाई डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 3x²। तो मैं बोल सकता हूँ m की वैल्यू क्या जाएगी dy बाई डी एक्स एट पॉइंट p x1, y1, उसकी वैल्यू क्या जाएगी 3x1 का होल स्क्वायर। तो उस केस में इक्वेशन टेंजेंट बोलूंगा y माइनस y1 इक्वल्स टू 3x1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस x1। अब ये जो है, ये कोई पॉइंट है 1,1 से पास कर रही है, जो कि दिस passes थ्रू पॉइंट 1,1। तो 1,1 से पास कर रही है, मतलब 1,1 के कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करेंगे। मतलब x की जगह 1 और y की जगह 1 रख दो, तो 1 माइनस y1 इज इक्वल्स टू 3x1 स्क्वायर 1 माइनस x1। अब देखो यहाँ पे मुझे x1 और y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो पॉइंट उसके ऊपर लाई कर रहे हैं, और वो वैल्यू निकालने के लिए मुझे सेम फॉर्म में इक्वेशन बनानी पड़ेगी। सेम फॉर्म में इक्वेशन है भी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे दो पैरामीटर है x1 और y1। लेकिन आपको पता है चूंकि पॉइंट P x1, y1 लाइज ऑन कर्व, इसको सेटिस्फाई करें, मतलब y1 इज इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा x1 की होल क्यूब। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, y1 की जगह रख दिया x1 की होल क्यूब, तो 1 माइनस x1 की होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3x1 का होल स्क्वायर माइनस 3x1 की होल क्यूब। तो इसको मैं सबको राइट साइड ले जाता, लेफ्ट साइड ले जाता हूँ, तो क्या जाएगा 3x1 की होल क्यूब माइनस x1 की होल क्यूब, मतलब 2x1 की होल क्यूब माइनस 3x1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या बन गई, क्यूबिक इक्वेशन। अब क्यूबिक इक्वेशन को आपको क्या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से एक रूट फाइंड करना पड़ता है। तो एक रूट फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से सोचो x1 की वैल्यू यदि मैंने सोचा 1, तो उसकी वैल्यू रखूंगा तो 2 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मतलब 0 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x1 सेटिस्फाई, मतलब x1 इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इसका मतलब x1 माइनस 1 इज ए रूट ऑफ इक्वेशन। इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, मेंस में भी नहीं पूछा जाता है, पीजीडी में भी चांसेस कम है। लेकिन फिर भी यदि थोड़ा सा टफ पूछना चाहे तो ऐसा कर सकता है आपके लिए। तो उस वजह से मैं बता रहा हूँ, यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस कम ही है पीजीडीबी में, क्योंकि पीजीडीबी में सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। लेकिन हर साल पीजीडीबी का लेवल थोड़ा इंप्रूव हो रहा है, तो उस वजह से एक आध क्वेश्चन वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी दे देता है, तो उस वजह से हम एक आध क्वेश्चन उस टाइप की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो 1 एक रूट हो गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाकी रूट निकालने के लिए डिवाइड कर दो। तो x1 माइनस 1 का मैं डिवाइड करूंगा इस क्यूबिक इक्वेशन में 2x1 की होल क्यूब माइनस 3x1 का होल स्क्वायर प्लस 1। या सिंथेटिक डिवीजन से भी आप डायरेक्टली कर सकते हो या फिर डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन यूजुअली सबकी प्रैक्टिस में लॉन्ग डिवीजन ही होता है, इसलिए मैं लॉन्ग डिवीजन बता रहा हूँ। बाकी मेरे को करना होता है तो मैं डायरेक्टली सिंथेटिक डिवीजन भी लगाता या फिर मैं डायरेक्टली भी मैनिपुलेट कर सकता था, लेकिन आप लोगों की प्रैक्टिस में नहीं है दोनों मेथड्स, इसलिए आप लॉन्ग डिवीजन से ही आप एक करो। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, डिवाइड करूंगा, तो क्या आ जाएगा आपका
2x1 का होल स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो 2x1 की होल क्यूब माइनस 2x1 का होल स्क्वायर, साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल, तो क्या जाएगा माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 1, x1 है x1 का होल स्क्वायर तो माइनस x1, तो माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस x1, अगेन साइन चेंज प्लस माइनस कैंसिल, ये बचेगा माइनस x1 प्लस 1, तो मैं -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस x1 प्लस 1 एस और माइनस कैंसिल कैंसिल, तो इनडायरेक्टली मैं बोलूंगा x1 माइनस 1 और 2x1 का स्क्वायर माइनस x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो उसके रूट्स निकालूंगा तो x1 माइनस 1 इंटू 2x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो x1 माइनस 1 फैक्टर करूंगा तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया 2 कॉमन ले लिया, x1 कॉमन ले लिया, x1 माइनस 1 प्लस 1 कॉमन ले लिया तो x1 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो इनडायरेक्टली x1 माइनस 1 x1 माइनस 1 और 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये रूट आ गया। तो मतलब ये जो इक्वेशन है उसकी x1 माइनस 1 का ओवरऑल होल स्क्वायर और 2x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब x1 इज इक्वल टू 1 है और x1 इज इक्वल टू माइनस 1/2। इसका मतलब इस पॉइंट पे भी आपके क्या है टेंजेंट है, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट है। आगे मैं जब बताऊंगा तो x1 की होल स्क्वायर है, मतलब ये जो लाइन है इसको एक्सट्रीम ऐसे कोई टच करते हुए निकलेगी, यहाँ से कुछ ऐसी टेंजेंट टच करते हुए निकलेगी और यहाँ पे भी कोई एक पॉइंट ऐसा होगा -1/2 पॉइंट होगा जहाँ पे ये टेंजेंट है, मतलब इनडायरेक्टली कुछ इस पैटर्न से बनेगा इसका, आप यहाँ पे टच करते हुए निकलेगी और एक यहाँ पे भी टेंजेंट होगी, कुछ इस पैटर्न से होगा। कर्व थोड़ा सा ऐसा बने, यदि कर्व ऐसा है तो -1/2 ऐसा है तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, ये आपका क्या है 1 पे भी टेंजेंट है ये लाइन और इसके किसी पॉइंट यहाँ पे भी आपका क्या टेंजेंट है, तो कुछ इस पॉइंट पैटर्न की बनेगी, इस पॉइंट पे भी टेंजेंट है और इस पॉइंट पे भी आपका टेंजेंट है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, कनकेविटी चेंज हो रही है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो उस हिसाब से आपका क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे आपके क्या है 2 टेंजेंट की इक्वेशन होगी, तो 2 टेंजेंट की इक्वेशन के रेस्पेक्टिव मुझे पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो मैं क्या करूंगा व्हेन x1 इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू रखूंगा 1 की होल क्यूब मतलब 1, पहला पॉइंट हो गया 1,1 पे टेंजेंट होगी और दूसरी आपकी क्या जाएगी x1 इज इक्वल्स टू -1/2 के करस्पॉन्डिंग y1 की वैल्यू क्या जाएगी -1/8। तो इक्वेशन में बोल सकता हूँ y माइनस 1 इज इक्वल्स टू इस केस में dy/dx 3 इंटू 1 का होल स्क्वायर इंटू x माइनस 1, तो ये बन जाएगी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, ये आपकी क्या होगी पहली टेंजेंट बन जाएगी और इस केस में इक्वेशन टेंजेंट y प्लस 1/8 इज इक्वल्स टू 3 इंटू x1 का स्क्वायर मतलब 1/4 इंटू x प्लस 1/2, तो ये बन जाएगी आपकी 4y सॉरी 4y प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू आपका क्या जाएगा 3x प्लस 3/2। तो इसको सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा 3x माइनस 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो मतलब ऐसे केस में आपके क्या है 2 टेंजेंट पॉसिबल हो सकती है। लकीली ये कर्व ऐसा है कि दो सेम पॉइंट पे 3 भी वैसी हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ है, नोट करो। नोट हो गया तो डोंट बोलो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक लास्ट पैटर्न का क्वेश्चन और बच गया है, एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट्स वाला। डन। डन भाई लोगों, Yes, sir. ठीक है। एक एक्सटर्नल पॉइंट पे टेंजेंट वाला क्वेश्चन भी कराया था हूँ, वो टाइप के क्वेश्चन भी यूजुअली थोड़े से लेंथी और डिफिकल्ट बन सकते हैं,
जो पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ वो डिफिकल्ट क्यों बन रहा है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन की वजह से डिफिकल्ट बन रहा है, लेकिन थोड़े से लेंथी तो जरूर होते हैं। क्वेश्चन है आपका, स्किप कर सकते हो ये क्वेश्चन चाहो तो, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये, और जेई एडवांस टाइप में ही पूछे जाएंगे इस पैटर्न के क्वेश्चंस। पीजीडीबी में चांसेस कम ही हैं ऐसे क्वेश्चन पूछने के, फिर भी मैं बता देता हूँ। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व y square minus 2y is equals to x which passes through point -4,4। मतलब ये कोई कर्व है, ये कर्व क्या है आपका, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर टाइप का, एक मतलब पैराबोला का कोई कर्व है। इस कर्व के ऊपर कोई टेंजेंट खींचनी है। ये कोई कर्व ऐसा है, मान लो ऐसा कोई कर्व ले लिया, कुछ भी है, वैसे इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या कर दूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर करूं तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इनडायरेक्टली आपका क्या होगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ऑफ -1, मतलब -1,1 पे वर्टेक्स है। ये कोई पैराबोला कुछ इस पैटर्न का पैराबोला, x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, सॉरी, कोई इस पैटर्न का कोई पैराबोला है। इसके ऊपर वो टेंजेंट की क्वेश्चन निकालो जो पॉइंट -4,4 से पास करती है। मतलब -4,4 यहाँ पे फिगर आप ड्रॉ करोगे तो -4,4 कोई ऐसा पॉइंट होगा यहाँ पे, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 4, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट ऐसा है, इसके ऊपर कोई ऐसी टेंजेंट की इक्वेशन है जो आपका क्या है, इस पॉइंट से पास करेगी। तो क्लियरली ये पॉइंट आपका फिगर ड्रॉ करने से पता चल जाए कि ये पॉइंट आपका क्या है, -4,4 लाइज आउटसाइड है। पैराबोला आपका कंप्लीट हो गया है क्या, स्टार्ट किया गया आपका ज्योमेट्री सेक्शन पैराबोला वाला पैरेलल में? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा बेसिक तो आइडिया होगा ना कि पैराबोला की करस्पॉन्डिंग सर्किल में तो मैंने बताया था ना कि पॉइंट लाइज आउटसाइड और इनसाइड वाला केस। ठीक है, तो पैराबोला में एक केस पढ़ोगे आपका, कोई भी पॉइंट लाइज आउटसाइड या इनसाइड, वो पोजीशन चेक करेंगे। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल -4ax, ये कोई पैराबोला मैंने बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया s। तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई पॉइंट x1, y1, इसकी मैं पोजीशन चेक करूंगा तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें रख दूंगा, तो s1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, y1 स्क्वायर माइनस 4ax स्क्वायर। अब इसका साइन ऑब्जर्व करूंगा तो s1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, मतलब पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला, पॉइंट लाइज ऑन पैराबोला। s1 ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब पॉइंट लाइज आउटसाइड, और s1 लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब पॉइंट लाइज इनसाइड। तो मैं क्या करता हूँ, इस पॉइंट की पोजीशन इस पैराबोला के रिस्पेक्टिव निकालता हूँ, सबको लेफ्ट साइड में ले आऊँ। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट आपका रख दिया -4,4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 माइनस 16 माइनस 8, 16 माइनस 8 प्लस 4, तो मतलब इसकी वैल्यू 12 है, s1 की वैल्यू। तो क्लियरली s1 ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉइंट लाइज आउटसाइड। पॉइंट लाइज आउटसाइड है, इसका मतलब ये पॉइंट से कितने टेंजेंट खींच जा सकती है, 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। इस केस में मैं बोल सकता हूँ आपका 2 टेंजेंट्स कैन बी पॉसिबल। तो टेंजेंट पॉसिबल है। तो ऐसे केस में टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए जो प्रॉपर मेथड है वो आपका क्या सही नहीं होगा, उसके हिसाब से आंसर आपका नहीं आएगा, और जो आंसर निकालोगे वो आपका रॉन्ग आंसर आएगा, क्योंकि वो कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ उस केस में ही एप्लीकेबल है जब पॉइंट लाइज ऑन द कर्व होगा। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मैं, यदि स्टैंडर्ड कर्व है, यदि पैराबोला आप पढ़ चुके होते हैं तो उस केस में पैराबोला की टेंजेंट की इक्वेशन पता होती है। वो टेंजेंट की इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो पैराबोला है उसकी टेंजेंट की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m। तो मैं डायरेक्टली रिजल्ट बना लेता हूँ, वाई इज इक्वल टू mx प्लस a बाई m, ये टेंजेंट की इक्वेशन है। और ये पॉइंट आपका क्या है, ये जो कर्व है, ये जो टेंजेंट है,
-4,4 से पास कर रही है, तो -4,4 सेटिस्फाई करेगा और ये m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एक सेकेंड रुको। हाँ, तो उस केस में आप पढ़ोगे तो ये जो कर्व है उस केस में मैं पैराबोला की जो टेंजेंट की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख लूंगा। तो 2D पढ़ लिया होता तो आपको पता है कि y इज इक्वल टू mx प्लस a बाई एम, ये आपकी क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। और ये जो टेंजेंट है -4,4 से पास करेगी, तो मतलब वो -4,4 के कोऑर्डिनेट उसको सेटिस्फाई करेंगे और वो m में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगी। m में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसको मैं सोल्व करके मैं दो m की वैल्यू निकाल सकता हूँ। पॉइंट पता है, दोनों स्लोप पता है, मैं उस केस में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं दोनों निकाल लूंगा। लेकिन ये कंसेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है और दूसरी चीज हमें याद भी नहीं है, लेट्स ज्यूम करो याद भी नहीं है, तो उस केस में फिर जनरल केस में करना पड़ेगा। इस केस में जनरल इक्वेशन माननी पड़ेगी। तो मैं क्या कर देता हूँ इस केस में, ये पॉइंट -4,4 है, तो लेट्स ज्यूम करो मैं ये किसी पॉइंट से पास करती है, तो इसके ऊपर कोई पॉइंट P x1, y1 इसके ऊपर टेंजेंट है। तो मैं क्या कर सकता हूँ इस केस में, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P x1, y1, ये मैं क्या बोल सकता हूँ y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब m क्या है, डिफरेंशिएट होता है dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P x1, y1। तो इस केस में जो कर्व दे रखा था आपका वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाएगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा आपका 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2 dy/dx माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे मैं बोल सकता हूँ dy/dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2y माइनस 2। अब मैं m की वैल्यू बोल सकता हूँ तो 1/2y1 माइनस 2 हो जाएगी। तो ये पॉइंट यहाँ पे रखता हूँ, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m की वैल्यू रख दी 1/2y1 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस x1। अब देखो ये जो कर्व है चूंकि दिस पासेस -4,4 से पास करिए मतलब वो सेटिस्फाई करेगा। द 4 माइनस वाई वन इज इक्वल टू 1/2y1 माइनस 2 इज इक्वल टू आपका क्या जाएगा -4 माइनस x1। अब मुझे ये पैरामीटर है x1 और y1, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जैसा लास्ट क्वेश्चन में किया था वैसे यहाँ पे करना पड़ेगा, एक पैरामीटर के टर्म्स में कन्वर्ट कर। लेकिन यहाँ पे x1 और y1 है तो आपको ये भी पता है चूंकि पॉइंट P x1, y1 लाइज ऑन कर्व, तो y1 इस केस में बोल सकता हूँ x1 की वैल्यू क्या जाएगी y1 का होल स्क्वायर माइनस 2y1। तो ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पे रख दूंगा तो क्या जाएगी 4 माइनस वाई वन इंटू 2y1 माइनस 2 इज इक्वल टू -4 माइनस x1 की वैल्यू बोल सकता हूँ y1 स्क्वायर प्लस 2y1। और इससे मुझे क्या बेनिफिट है, ये y1 में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो y1 की दो वैल्यू आएंगी और दोनों वैल्यू थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इक्वेशन थोड़ा सा टफ था। तो इसकी जो वैल्यू है आई थिंक मेरे पास है नहीं वैल्यूज, तो y1 की टू वैल्यूज आएंगी और टू वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग मैं x1 की वैल्यू निकाल दूंगा, x1 की वैल्यूज निकाल लूंगा, उसकी भी मेरे पास टू वैल्यूज आ जाएंगी। तो उससे मेरे पास 2 पॉइंट्स आ जाएंगे x1, y1 की फॉर्म में और वो पॉइंट यहाँ पे रख दूंगा, उससे मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली थोड़े से डिफिकल्ट है होते हैं और यूजुअली चांसेस है कि पीएचडी में इतना डीप नहीं जाएगा, इतना डीप में नहीं जाएगा, लेकिन बस मैंने एक आइडिया दे दिया है। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है जब आप लोगों में पैराबोला पढ़ चुके होते हैं, लेकिन अभी आपने पैराबोला पढ़ा नहीं है तो इस वजह से आपको थोड़ा सा और ज्यादा ये लेंथी लग रहा है। बाकी एक आइडिया तो हुआ होगा ना कि किस पैटर्न के क्वेश्चन बन सकते हैं ये दोनों टाइप के, और उसके अलावा बाकी सारी चीजें।
अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो भाई लोगों यार। Yes. ठीक है, तो आज का आई थिंक टाइम भी हो गया है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आज के लेक्चर में कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो आप लोगों ने अभी नहीं पढ़े हैं, तो उस वजह से हो सकता है उतनी ज्यादा अच्छे से नहीं क्लियर हुए होंगे, लेकिन जब वो टॉपिक पढ़ लोगे और उसके बाद जब रिवीजन करोगे ना, तो ये सारी चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो जब एक बार पढ़ लेना, तो ये जब 2D ज्योमेट्री की आप पढ़ लोगे टेंजेंट और नॉर्मल, तो ये क्वेश्चन टॉपिक्स को एक बार दोबारा पढ़ना, तो उस केस में ये ज्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, बाकी आपके पास थ्योरी नोट्स हैं, एक बार मॉड्यूल प्रैक्टिस जरूर कर लेना, इसके क्वेश्चंस बन जाएंगे आप लोगों से। चलो, फिर आज के लिए इतना ही। इस टॉपिक में भी और चीजें और बाकी हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताना है, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का यूज करके वो बता सकते हैं, देन उसके बाद एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा अपना, उस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसको। मंडे को है, वेडनेसडे को नेक्स्ट लेक्चर अपना? Wednesday. ठीक है, तो वेडनेसडे को इसको कंप्लीट करते हैं। चलो, मिलते हैं वेडनेसडे को। ओके, बाय बाय।